हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी लास्ट क्लास की लेक्चर थी उस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वर्क एनर्जी चैप्टर है और उस वर्क एनर्जी चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने करा था, ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 आज करेंगे। तो आज का जो हमारा सिलेबस है बेटा नीट के लिए और आईआईटी के लिए, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी चैप्टर। तो आप सेकेंड पार्ट जो है हमारा पार्ट 2 जो है वर्क एनर्जी चैप्टर का, ठीक है, उसको आप आराम से शांत होकर के बैठिए, ठीक है, और उसको वॉच कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं और जेईई के लिए और नीट के लिए आपको काफ़ी फ्रूटफुल है, ठीक है, बोर्ड के लिए भी आपको काफ़ी फ्रूटफुल है। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बेटा हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर हमारा एज इट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर, पार्ट 2। इसमें हम लोग आज 3 चीज़ें करेंगे, ठीक है। पहला कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स के बारे में क्या बोला था कि फोर्स कैसे होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। लेकिन वही एक्सटर्नल इंटरनल जो है हमने लॉज ऑफ मोशन में नाम दिया था, लेकिन अलग अलग जगह पे सारी चीज़ों का नाम चेंज होता है, ठीक है ना। तो हम आप वर्क एनर्जी चैप्टर में आओगे तो फोर्सेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टर की बेसिस पर। एक आपका कहलाता है कंजर्वेटिव एंड नॉन, दूसरा कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं, उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसकी डिफिनीशन जो है ना, हम लोग वर्क की बेसिस पे डिफाइन करते हैं। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव अगर है तो उसकी वर्क को देखते हैं, उस वर्क की नेचर को देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। अब कौन सा नेचर है ना, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, ध्यान रखिए, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना है, फोर्स के कारण से जो वर्क होगा बेटा वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से वर्क डन किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप कह सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, बोलेंगे दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप आ जाओ यहाँ पे। तो बेटा मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, बी लिया। चलो इसको हमने बी लिया और इसको हमने ए ले लिया। अब आप क्या कीजिए, ए से लेकर के बी तक किसी भी रास्ते से आओ, ध्यान रखो, ए से लेकर के बी तक बेटा हमें किसी भी रास्ते से आना है। फोर्स को अप्लाई कीजिए, ए से बी तक आए, फोर्स को अप्लाई किए, कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है। मान लो वर्क कितना है, तो आप कहेंगे कि मान लेते हैं कि वर्क आपका है W1, राइट। अब आप क्या कीजिए, फिर दोबारा ए से फिर आप बी आइए दूसरे रास्ते से। पहले हमने ए से बी आया, एक रास्ता चूज किया, वर्क निकाला, फोर्स के कारण से W1 वर्क आया। अब हम लोग दूसरा रास्ता देखते हैं, ठीक है। सेकेंड रास्ता मान लो कि हम देखते हैं W2, सॉरी दूसरा रास्ता कोई भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये रास्ते से, इस रास्ते से हम लोग आते हैं और वर्क कितना होता है, मान लो W2 वर्क होता है। अब ये दोनों वर्क को देखिए, दोनों वर्क कौन किया, फोर्स ही किया, एक ही फोर्स है। ए से बी आया, एक रास्ते से वर्क W1, दूसरे रास्ते से वर्क W2। अगर ये दोनों वर्क आपस में इक्वल है तो आप कहेंगे कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि इफ W1 इज इक्वल टू W2 देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, राइट। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, होगा, ठीक है। एक तो आप ये डिफिनीशन लिखेंगे कि अगर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो फोर्स आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव है, ठीक है। किसी भी रास्ते से आओ, अगर एक रास्ते से वर्क दूसरे रास्ते से वर्क इक्वल है तो कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका भी है बेटा आपका, एक और तरीका है, आप एक पॉइंट चूज कीजिए, आप कह सकते हैं एक और रास्ता है, तरीका है निकालने का कि आपका फोर्स जो है कंजर्वेटिव होगा,
उसको प्रूफ करने का तरीका है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, एक पॉइंट चूज कीजिए ए, दूसरा पॉइंट चूज कीजिए बी। पहले क्या करो, ए से बी आओ, एक रास्ता चूज करो, ए से बी आओ, फिर आप एक बार उल्टा बी से ए आओ। समझ गए बात को बेटा? पहले क्या करना है, ए से बी आना है, ए से बी आओ, फोर्स अप्लाई करो, कुछ वर्क होगा, फिर बी से ए आओ, किसी रास्ते से। ए से बी गए, बी से ए आए, क्लोज लूप बन गया। ए से बी गया, बी से ए आया। अगर ए से बी जाने का वर्क W1 है और बी से ए आने का वर्क W2 है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, तो आप यहाँ कहेंगे कि इफ, यहाँ पे कहेंगे इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ये इंप्लाई करेगा कि दोनों वर्क जो है, ए से बी तक जाने का वर्क W1 और बी से ए आने का वर्क W2, इन दोनों का सम करोगे 0 हो जाएगा। इन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, W1 प्लस W2, ये क्या हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा। तो बेटा किसी भी फोर्स को अगर कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो उसके लिए आपका बहुत सिंपल तरीका है। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से वर्क किसी भी दो पॉइंट के बीच में पाथ इंडिपेंडेंट होगा। एक रास्ता चूज किया, दूसरा रास्ता चूज किया, तीसरा रास्ता चूज किया, चौथा चूज किया, जो चूज करना है करो, आपको वर्क क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, सारे वर्क सेम रहेंगे। दूसरा एक और तरीका है, ए से बी गए, बी से ए आते हैं, दोनों का वर्क आपस में सेम रहेगा, सॉरी दोनों का वर्क आपस में ऐड करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना है और याद रखोगे इसको, ठीक है। चलो अब आप कहेंगे कि ठीक है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, आप इसको याद रखना। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आपको याद रखना अभी के लिए, क्लास 11th के लिए आप याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों फोर्सेज आपके क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दीज ऑल 3 फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, 1 2 और ये 3, ठीक है। तीनों को आपको याद रखना है कि ये तीनों फोर्सेज जो हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, राइट। अब बात आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव देन वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसके कारण से जो वर्क होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में पाथ के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। पहले वाले में क्या था, डिपेंडेंट नहीं था, अब क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे उसी तरह से आपको चूज करना है, ठीक है। आपको एक रास्ता चूज कीजिए, एक पॉइंट चूज कीजिए ए, दूसरा कीजिए बी। आप ए से बी आओ, क्या करना है, ए से बी आना है, कोई भी रास्ता यूज करो। मान लो कि फोर्स ने कितना वर्क किया, W1, फिर आप एक दूसरा रास्ता चूज करो, कोई भी दूसरा रास्ता चूज करो। कहाँ से कहाँ जाने का, ए से बी जाने का। तो बेटा ए से बी जाने का आपने दूसरा रास्ता चूज किया, मान लीजिए कि वर्क कितना हुआ, W2, ठीक है। अब कहेंगे इफ W1 इज नॉट इक्वल टू W2, तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। दिस इम्प्लाई दैट फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो तो अगर आप ए से बी आते हैं और अगर आप बी से ए आते हैं, ठीक है, ए से बी आते हैं, बी से आते हैं, सॉरी ए से बी आते हैं एक रास्ते से और फिर आप ए से बी आते हैं दूसरे रास्ते से, सेम फोर्स अप्लाई करते हो। अगर वर्क आपका दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, तो कहेंगे कि फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। दूसरा तरीका जो हमने पहले यूज़ किया था, अभी कंजर्वेटिव वाले में एक और तरीका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, आप एक रास्ते से आते हो ए से बी के बीच में, राइट, ठीक है बेटा। आप ए से बी आते हो एक रास्ते से और मान लो कि वर्क हुआ W1, फिर आप क्या करो, बी से ए आओ, बी से क्या आओ, ए आओ, उल्टा आओ। आपने क्या किया, पहले आप ए से बी गए, फिर आप बी से ए आते हैं, सेम रास्ता से, एक रास्ते से गए फिर दूसरे रास्ते से लौटते हैं, कोई भी रास्ता जाओ, ठीक है, लेकिन ए से बी जाना है, बी से ए आना है। ए से बी जाने समय वर्क W1, बेटा बी से ए आने का वर्क W2। फिर आप कहेंगे कि इफ दोनों का वर्क को ऐड करो, अगर दोनों का वर्क मिल करके 0 के बराबर नहीं है,
ठीक है, दोनों का वर्ग मिलकर के 0 के बराबर नहीं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे W1 प्लस W2 0 था, यहाँ पे दोनों का वर्ग क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाई फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, राइट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेटा ये याद रखना है आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। मैंने नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया है। 2 फोर्सेज हैं, आपको याद रखना, ठीक है। और भी सारे हैं लेकिन आपको अभी के लिए याद रखना है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, न्यूक्लियर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्रूफ है एक तरह का। आपको बताना है कि चलो मैंने एग्जांपल क्या दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसे प्रूफ करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर? रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, ठीक है बेटा। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, वो कैसे प्रूफ करोगे आपको यहाँ पे बताना। प्रूफ दैट mg इज कंजर्वेटिव फोर्स, आपको प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने क्या किया, ब्लॉक को दिखाया जिसका मास है, मैं ए पॉइंट पे दिखाया ब्लॉक को, और आपको ग्राउंड दिखा दिया, ठीक है ना, ग्राउंड दिखा दिया। और उसके बाद क्या करते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है। आप क्या करो, ए से लेकर के एस तक आओ, एक रास्ता चूज करो। पहला रास्ता चूज करो ए से लेकर के एस तक, ठीक है। ए से एस आओ, फिर क्या करो, एस से पी जाओ, ओके। एस ए से पहले एस आते हैं, फिर एस से पी आते हैं, ठीक है। मान लो ए एस इज इक्वल टू एच और एस पी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ए से लेकर के एस तक का डिस्टेंस एच है और एस से पी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अब आप क्या कीजिए, एम जी के कारण से वर्क निकालिए। फ्रॉम ए टू एस वर्क बाई एम जी, ठीक है बेटा। पहले हम लोग ए से एस आते हैं, वर्क बाई एम जी निकालते हैं, ठीक है ना, वर्क बाई एम जी, ए से लेकर के एस तक। अब बेटा आप एक चीज जरा देखिए, ए से लेकर के एस के बीच में वर्क एम जी के कारण से एम जी किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, ठीक है बेटा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे ही हो रहा है। आप जब ए से एस आते हो बेटा तो ब्लॉक नीचे आ रहा था, एम जी नीचे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, एम जी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो कहेंगे कि वर्क डन कितना होगा, बोलो वर्क डन ए टू एस कितना होगा, बोलेंगे एम जी इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एम जी एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा 0, थीटा 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी एक्स इंटू 1 कॉस थीटा की वैल्यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलेंगे क्यों ऐसा लिखें, तो बोलेंगे एफ एक्स कॉस थीटा, एफ के जगह एम जी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स, कॉस थीटा की जगह 1, कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे एम जी इंटू एक्स, राइट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए टू एस, एस टू पी, डब्ल्यू एस से पी बताओ कितना निकालोगे, बोलोगे अब एस से पी हम निकालते हैं। तो डब्ल्यू एस टू पी निकालने के लिए बेटा अब आप देखिए, जब आप एस से पी आएंगे तो आप जरा सोच के बताइए कि एम जी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। जब आप एस से पी आएंगे तो एम जी नीचे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री। कहेंगे कि वर्क डन एस से लेकर के पी के बीच में एम जी कितना करेगा, बोलोगे 0 करेगा, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ओके, ये हमारा वर्क डन 0 करेगा, ओके। तो अब आप जरा देखिए बेटा, ए टू एस आते हैं, एम जी के कारण से वर्क एम जी इंटू एक्स हुआ। एस से पी आते हैं, हमने क्या करना है, ए से हम पी आ रहा है, ए से पी आते हैं, ए से एस आए, एस से पी आए, ठीक है ना। तो ए से एस आते हैं तो वर्क डन होता है एम जी इंटू एक्स, एस से पी आते हैं, वर्क डन होता है 0। टोटल वर्क कितना हुआ, तो बोलेंगे टोटल वर्क डन टोटल कितना हो गया, एम जी इंटू एक्स, ठीक है बेटा। आप इसको याद रखेंगे,
अब आप क्या कीजिए, दूसरा रास्ता चूज करो, एक दूसरा रास्ता ले लो। एक रास्ता लेते हैं, अब ए से कहाँ तक आते हैं, इधर आते हैं और फिर यहाँ से इधर आते हैं। ठीक है बेटा, इसको मान लो कि ये पी प्राइम है। ठीक है, या इसको छोड़ो, इसको ले लेते हैं बेटा एम। ठीक है, इसको ले लेते हैं एम। ओके, चलो ये ले लेते हैं एम। अब आप बेटा देखिए, अब हम लोग फिर क्या करते हैं, एम जी के कारण से वर्क निकालते हैं ए से लेके पी के बीच में। हम ए से पी आ रहे हैं, एम जी के कारण से वर्क निकाल रहे हैं। पहले केस में ए से पी आए, लेकिन रास्ता चूज किया ए से एस और फिर एस से पी, वर्क निकाला, टोटल वर्क आया एम जी इंटू एक्स। अब दूसरा रास्ता चूज करते हैं, ए से एम आते हैं, फिर एम से पी आते हैं, सेम जगह पे आते हैं, लेकिन रास्ता दूसरा है। तो आप ए से एस आओगे। ठीक है, अब आप देखो बेटा, जब आप ए से एम आओगे, एम जी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की तरफ। एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, 90 डिग्री। जब आप एम से पी आओगे, जब आप एम से पी आओगे तो बोलो, जब आप एम से पी आओगे बेटा तो बोलेंगे कि एम जी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर काम करेगा, ये भी नीचे की तरफ। बोलेंगे कि एम जी भी नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे काम कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो बोलेंगे कि यहाँ पे अगर कहेंगे कि वर्क फ्रॉम, पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम ए टू, ठीक है, एम, वर्क डन ए टू एम, किसके कारण से निकालना है बेटा, वर्क डन ए टू एम किसके कारण से निकालना है, एम जी के कारण से निकालना है, ध्यान रखना है। वर्क डन एम जी का फाइंड करना है। आप लिखेंगे एफ एक्स कॉस थीटा। बेटा बताइए जरा, ए से एम आते हो, एम जी नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, कॉस 90, 0, खत्म कहानी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एफ के जगह, आप यहाँ पे एफ के जगह क्या लिखोगे, एफ के जगह लिखोगे एम जी इंटू एक्स जो आपने माना है, और इंटू क्या हो जाएगा, 0, दैट्स 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एम से पी आते हैं, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एम टू पी। तो वर्क डन एम टू, वर्क डन एम जी के कारण से बेटा एम टू पी। ठीक है, कितना लिखोगे, एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। बेटा एफ के जगह एम जी हुआ, एक्स के जगह एच होगा, क्योंकि हाइट को हमने एच लिया है। ये आप देखो यहाँ पे एस पी ए एस जो हमने कितना एच लिया है, तो ये भी एच होगा। तो एक्स को एच से रिप्लेस कर दिया, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा 1। कितनी आएगी बात, बोलेंगे हाउ मच, बोलेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से ए, अच्छा टोटल वर्क बेटा एम जी एक्स, एम जी ए टू एस, बेटा यहाँ पे ए टू एस, सॉरी एक मिनट ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, एफ एक्स कॉस थीटा लिखा है ना, ये एक्चुअली एक्स क्या है, एक मिनट इसको चेंज करना है बेटा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक एम जी इंटू एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा, एक्स की जगह एच है, देखिए बेटा ये एक्चुअली एच है, ये वाला एच है ना, ध्यान रखना है। तो एम जी एच इंटू 1, ये हो जाएगा एम जी इंटू एच। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम जी इंटू एच रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम ए टू एम एफ एक्स कॉस थीटा 0 हो गया, एम टू पी ये हाइट एच है, तो एम एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, एम टू पी में एफ एक्स कॉस थीटा, एफ की जगह एम जी, एक्स की जगह एच डाला। ठीक है, जो यहाँ पे हमने एक्स कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, एच हमने चेंज कर दिया। ठीक है, चलो एम जी एच इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 है तो 1 हो जाएगा, कितना आया बेटा, एम जी इंटू एच। अब जरा बताइए, आप बेटा ए से ए पी आते हो, एक रास्ता चूज किया ए टू एस, एस टू पी, वर्क कितना निकला, एम जी एच। आप दूसरा रास्ता चूज करते हो, ए से एम, एम से पी आते हो, वर्क कितना निकला, एम जी एच। पहला वर्क 0 और ये एक रास्ते से वर्क 0, दूसरा एम जी एच, दोनों मिलकर एम जी एच। तो क्या कहेंगे कि दोनों रास्तों से हमने आया, ए से पी के बीच में हम आते हैं, एक रास्ता चूज किया ए टू एस, फिर एस टू पी, वर्क एम जी का कितना हुआ, एम जी एच। दूसरा रास्ता चूज किया ए टू एम, एम टू पी, वर्क एम जी का कितना हुआ, एम जी एच।
दोनों वर्क इक्वल, तो mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स ठीक है। चलो इसको याद रखो। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन कैसे नॉन कंजर्वेटिव है उसको हमें प्रूफ करना है। तो बेटा उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि दो रास्ता देखा है। देखो एक ब्लॉक है, मान लो इधर की तरफ जा रहा है। जब ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा बेटा, तो आप ये जरा बताइए कि मान लो कि ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अगर ये ब्लॉक पीछे की आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, आप लिखेंगे तो बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, फोर्स फ्रिक्शन x ए से लेकर के b तक, मान लो क्या लिखा a टू b इंटू कॉस कितना होगा बेटा, कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब आप a से b जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। जब आप a से b जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, आगे की तरफ है, और फ्रिक्शन किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में वो एंगल 180 डिग्री है, तो बोलेंगे कि f इंटू ए बी, और ये हो जाएगा -1। एक्चुअली आप इसको कितना नहीं, माइनस फ्रिक्शन इंटू ए बी, ठीक है बेटा, क्या आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, अब आप बी से ए आओ, ए से बी गए, अब आप बी से आओ। बेटा जब आप यहाँ बी से ए आएंगे तो आप बताइए, उल्टे रास्ते में आते हो। जब आप बी से ए आओगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका तो आगे की तरफ है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट है। जब आप बी से ए आ रहे हो, सेम रास्ते पे सेम पाथ है, लेकिन आप उल्टा चल रहे हो। पहले ए से बी गए, अब आप बी से ए आ रहे हो। जब आप बी से आ रहे हो, सरफेस तो वही है, सरफेस आपका रफ है, वही है, तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन बोलोगे पीछे लगेगा। फ्रिक्शन क्या है, पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, ठीक है। तो कहेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, कितना होना चाहिए, W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। बेटा फ्रिक्शन कितना है, F के बराबर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, F कर दो, x की जगह क्या कर दो, A भी कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये, इनटू कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आगे है लेफ्ट तरफ और फ्रिक्शन पीछे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल यहाँ भी 180 हो रहा है, उल्टाने पर भी। तो कहेंगे कि यहाँ पे कितना, कॉस 180 डिग्री। आप लिखेंगे f इंटू ए बी इंटू -1, हाउ मच यू आर गेटिंग, -f/AB। अब बेटा जरा देख करके बताइए, क्या ये दोनों वर्क का सम सेम है, 0 है, क्या ये दोनों मिल करके 0 होगा, -f/AB और -f/AB, ए से बी का वर्क, बी से ए का वर्क, फ्रिक्शन के कारण से ए से बी का वर्क, ए से बी का वर्क, बी से ए का वर्क, दोनों को ऐड करोगे तो 0 होगा। बोलोगे ये भी -f/AB, ये भी -f/AB, मिल करके 0 नहीं होगा, तो बोलेंगे फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि फ्रिक्शन कैसे नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, कहाँ से आएगा, स्प्रिंग जो होता है, आप पेन में देखो स्प्रिंग होता है, पेन में लगा होता है, बॉल पेन में स्प्रिंग लगे होते हैं, आप निकाल, पहले भी लगा होता था, अभी भी लगा होता है, ठीक है, स्प्रिंग होता है। एक स्प्रिंग है, उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होगी, तो बेटा स्प्रिंग का एक एंड को फिक्स कर दो, बांध दो कहीं, दूसरी एंड को खींचो या पुश करो। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप स्प्रिंग के एक एंड को खींचोगे या फिर पुश करोगे तो आपको स्लोली काम करना है, क्योंकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी हम वर्क करेंगे वो सारा का सारा वर्क कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो। तो हमें क्या करना है, बोलेंगे कि चलो यहाँ पे हम निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं स्प्रिंग में। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कहाँ से आता है, देखो हमने लिख दिया है, एक स्प्रिंग दिखाया है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट का के स्प्रिंग कांस्टेंट दिखा दिया। ऑलरेडी आपने लॉज ऑफ मोशन में भी स्प्रिंग वाला केस किया था, तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू एलोंगेट और कंप्रेस द स्प्रिंग बाय यूनिट लेंथ। ये हमने लॉज ऑफ मोशन में भी कराया है।
स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया बेटा। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, बता दिया। नाउ एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। व्हेन वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to compress or elongate the spring, this work convert into potential energy। ध्यान रखना है, convert into potential energy of spring। आप किसी भी स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो या एलोंगेट करते हो, ध्यान रखना है, स्लोली करना है, तो होगा क्या, कंप्रेशन करने में, एलोंगेशन करने में फ्री का तो होगा नहीं, वहाँ ना कुछ तो काम करना होगा। तो जो भी आप वर्क करोगे वो वही वर्क आपका क्या होगा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, छोटा सा एक्सप्रेशन है, शॉर्ट सा है ना, इसको हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, एक्सप्रेशन इसका, ठीक है। एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होगा इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ओके। चलिए इसको देख लीजिए बेटा। तो आप लोग मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है। अब बेटा ऐसा करो ना, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, मान लो कि ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। ऊपर में जो पहला वाला जो फिगर है, पहला वाला जो फिगर है वो नेचुरल लेंथ है। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं ना कि इसको एक फोर्स अप्लाई करते हैं। आप इसको फोर्स अप्लाई करके फ्री एंड के ऊपर है ना, फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो इसको खींचोगे, ठीक है। चलो मैंने इसको कैसे किया, तो बोलेंगे फोर्स अप्लाई करके किया। इस एंड के ऊपर, ये जो फ्री एंड है, इस फ्री एंड के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। ये जो फ्री एंड है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन में बेटा हमने बताया था कि जब आप स्प्रिंग के एक एंड को खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो स्प्रिंग फोर्स आपके एक्सटर्नल फोर्स को जो आप खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं उसको अपोज करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप करेगा, पीछे की तरफ डेवलप कर जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप होगा, Fs, पीछे की तरफ। अब ये एंड जो था, ये एंड का एलोंगेशन क्या हुआ, बोलेंगे कि नेचुरल लेंथ जो था, एक्चुअली जो नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का ये था। अब हमने क्या किया, इसको x लेंथ एलोंगेट कर लिया, ठीक है। ये कितना किया, बोलेंगे x लेंथ, मान लेते हैं। तो आप कहेंगे कि स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, हमारा फोर्स जो है फ्री एंड पर काम किया और इसको खींचा, कितना खींचा, x लेंथ। स्प्रिंग फोर्स पीछे डेवलप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपोज करेगा हमारे फोर्स को। अगर कंप्रेस करते तो भी अपोज करता, खींचा तो भी अपोज किया, कंप्रेस करते तो भी अपोज करेगा, ठीक है। तो एक्स लेंथ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स, हमारा स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप किया, Fs कितने के बराबर, -k, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Fs का मॉड, दैट इज इक्वल टू कितना, kx, ठीक है। एंड दिस kx इज इक्वल टू F के बराबर, क्योंकि स्लोली खींच रहे हैं। जब स्लोली खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर, तो इस kx को आप F के बराबर कर दीजिए। अब ये फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। आप कहेंगे कि F कितना वर्क किया, नाउ स्मॉल वर्क डन बाय F, ठीक है। क्या लिखेंगे, हमें स्मॉल वर्क डन निकालना है बेटा, ठीक है। पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझो, स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ है, kx, मैग्नीट्यूड ऑफ kx जो होगा F के बराबर होगा, क्योंकि स्लोली खींच रहे हैं, स्लोली खींचना है, ठीक है। अब ये kx F के बराबर। नाउ स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स, जो हमने खींचना काम किया है, हम लोग जो खींच रहे हैं स्प्रिंग के फ्री एंड को जो खींच रहे हैं, उसको एलोंगेट कर रहे हैं, तो हम लोग खींच रहे हैं, तो हम लोगों का फोर्स कितना वर्क करेगा, स्मॉल वर्क पहले निकालते हैं, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हैं। तो आप इसको लिखेंगे dw कितना, F इंटू dx। अब आप जरा बताइए बेटा, F की मैग्नीट्यूड कितनी है, kx है, किसी भी इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट पर, बोलेंगे k इंटू x। x क्या है, तो बोलेंगे एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है, ठीक है। टोटल वर्क, नाउ टोटल वर्क आप लिखेंगे W, कितना लिखेंगे, dw का इंटीग्रेशन। अब ये dw क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे kx इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो।
अब इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा बोलोगे जहाँ से जहाँ तक एलोंगेट किया, इन मान लेते हैं कि इनिशियल एलोंगेशन 0 था और बाद में x हो गया, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट डाल दोगे। लिमिट मान लो कि इनिशियली 0 था और बाद में x है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या करेंगे, आपकी को बाहर निकालिए कि चूंकि कांस्टेंट है x dx इंटीग्रेशन 0 to x कितना होगा बेटा, x² 2, लिमिट आप डालोगे 0 से x, फॉर्मूला कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बेटा क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आप किसी भी स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो या एलोंगेट करते हो, एक्स लेंथ अगर आपने कंप्रेस किया या एक्स लेंथ आपने एलोंगेट कर दिया, तो स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस करने में एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क आपका टोटल कन्वर्ट हो जाता है स्प्रिंग के में, और वो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान रखना, दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर कंप्रेशन एज वेल एज एलोंगेशन। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ लेंथ एक्स, स्प्रिंग इज एलोंगेटेड बाय अ लेंथ एक्स, बट कंडीशन अप्लाई है स्लोली, ताकि सारा का सारा हमारा वर्क कन्वर्ट हो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। फास्ट नहीं करना है, बहुत कस के करोगे, तेजी में करोगे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए आप आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। अब बेटा आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, नीट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत आती है, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको समझ लो, ठीक है। देखो स्टेटमेंट हमारा है टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ध्यान रखना है, टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ठीक है, बाई ऑल फोर्सेस, ऑल, ठीक है, बी केयरफुल, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। सर 5 मिनट्स वेट कर लो, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या किया था, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने एक्सटर्नल लिया था, इंटरनल को हटा दिया था, एक्सटर्नल लिया था, इंटरनल को नहीं छुआ था, बोला था कि इंटरनल का कोई काम ही नहीं है, इंटरनल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज का मतलब होता है, यहाँ पर वर्क एनर्जी चैप्टर में टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज का मतलब होगा कि सारे के सारे फोर्स, आपको यहाँ पे सबका वर्क लेना है, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स, सबका वर्क लेना है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने इंटरनल फोर्स को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो अब आप बात आती है कि इसके वर्क के बराबर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, ठीक है ना, वर्क जो होता है काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेटा प्रूफ करना क्या है, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। मान लिया कि एक बॉडी है, u वेलोसिटी से चल रहा है, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हमने लिख दिया है फोर्स इज कांस्टेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या करोगे, बोलोगे चलो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच, लिख सकते हो। चलो अब हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम u स्क्वायर प्लस हाफ एम ट्वाइस एच, ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, डन। चलो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा, राइट हैंड साइड में बचेगा हाफ एम ट्वाइस ए एस, ठीक है। अब आप इसको कट कर दो, 2 को 2 से काट दो, क्या बचा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे m इंटू ए इंटू एस, बेटा ये क्या है बताओ,
मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया। दिस इम्प्लाई दैट के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये क्या है राइट हैंड साइड, ये हो जाता है वर्क, ठीक है, ये वर्क हो गया। तो आप ये इसको सिंपली लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको आप डेल्टा के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये हमने प्रूफ कैसे किया, तो हमने प्रूफ किया बाय द मेथड ऑफ इफ फोर्स इज कांस्टेंट, है ना। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अब बात आती है कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, अगर फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे प्रूफ व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे, बोलेंगे यूज वेलोसिटी इनिशियली और वी वेलोसिटी फाइनल। चलो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनली वी वेलोसिटी है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो अब आप कहेंगे कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो किसी भी इंस्टेंट पर एट एनी इंस्टेंट क्या करते हैं, देखिए एट एनी इंस्टेंट बेटा हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जनरल है, ये जनरल फॉर्मूला है ना। किसी भी समय काइनेटिक एनर्जी बॉडी की हाफ एम वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप मान के चल रहे हैं कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे चलो डिफरेंस। अब इसको लिखोगे के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, डी के बाई डी टी बराबर हाफ कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम वी स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं, ठीक है, ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके चलो अलग अलग पार्ट में थोड़ा जगह ले लेते हैं दोनों तरफ, ताकि हमें प्रूफ करने के लिए जगह मिल जाए। अब देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड डी के बाई डी टी, हाफ कांस्टेंट है बाहर रखो, बॉडी का मास भी कांस्टेंट है बाहर रखो, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। बेटा वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में लेना, वी स्क्वायर का लेना है। अब इसको हम लोग चेन रूल से करेंगे, ठीक है। डी के बाई डी टी लिखेंगे, डी के बाई डी टी बराबर हाफ एम, और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से डी वी स्क्वायर का वी के रिस्पेक्ट में, फिर वी का टी के रिस्पेक्ट में। आया आटा कि नहीं, समझ में आया। वी स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो चेन रूल, वी स्क्वायर का वी के रिस्पेक्ट में, फिर वी का किसके रिस्पेक्ट में, ये आपको याद रखना है। ये सारे हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में किया है, ठीक है बेटा, ये आपका आ गया, ठीक है, आया। चलो नाउ इसके बाद क्या करते हैं, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम, वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके बोलो। अब आप यहाँ पे क्या करो बेटा, काट दो, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 2 की कहानी खत्म, ठीक है। व्हाट यू राइट बेटा, इसको मत काटो, ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी टी को ए लिख दिया है ना, ए रहने दो। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा डी के बाई डी टी बराबर एम इंटू ए इंटू वी कर दो, इंटू वी कर दिया। फिर आप यहाँ पे आप आ गया ये डी के बाई डी टी बराबर बेटा एम इंटू ए को फोर्स कर देते हैं, ठीक है। एम इंटू ए को क्या कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं। एम इंटू वी को क्या कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी में बेटा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में डी टी, राइट हैंड साइड में डी टी कट गया, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होता है उसको कर दिया। नाउ यू आर गेटिंग डी के बराबर एफ इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, डी के का इंटीग्रेशन फिर एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। बेटा राइट हैंड साइड में क्या है, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ये क्या निकलेगा, K1 से लेकर के K2 तक कर दो। ये कहेंगे कि K2 इसको K इनिशियल से K फाइनल करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है, इसको लिखने में अच्छा लगेगा, K इनिशियल से K फाइनल। अब आप लिखेंगे कि K फाइनल माइनस K इनिशियल, इसका इंटीग्रेशन करोगे K फाइनल माइनस K इनिशियल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, इसको लिखोगे x1 से लेकर के x2 तक, और ये हो जाएगा आपका वर्क,
तो ये आपका बेटा वर्क हो जाता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया। कौन से मेथड से? पहला मेथड आपका था कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा कौन सा है? जब फोर्स आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, चलो आते हैं आगे, इसका यूज करते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो अब आते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बेटा मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं है, क्लास 9th में भी आप पढ़े हो। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मिल करके सम जो होता है उसी को बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल करके मैकेनिकल एनर्जी कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल? इसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? ये कंजर्व होगा। कब होगा? लिख दिया है कंडीशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स डू द वर्क। सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है। कंजर्वेटिव फोर्स डू द वर्क एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रखना है, बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या हो? जीरो हो, तो आप कहेंगे उस केस में, ठीक है, उस केस में आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आपका है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आपका जीरो है तो बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? रिमेन कंजर्व आपका होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम लोग टॉपिक को आगे करेंगे। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जेई के लिए, नीट के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आराम से आप कर लोगे। हमारे लेक्चर को आप वॉच करोगे तो नेक्स्ट क्लास में बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे जो टॉपिक किया है और फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।